अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो पसंद करते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप यकीन करें सैटरडे संडे चाहे मुझे जितनी भी नींद आई हुई हो, कुछ भी हो, मैं हालांकि रात को थोड़ा सा लेट सोई क्योंकि कुछ फैमिली भाई आए हुए थे तो उनके साथ डिनर और ये सारी चीज़ें, पर सुबह मेरा अलार्म जो है वो 6:30 बजे बजता है और मैं 7 बजे अपने चैनल आ जाती हूँ। उसकी दो तीन वजूहात है। एक वजह यह है कि मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम टाइम पे करूँ, क्योंकि जब आप काम पे ज़्यादा तवज्जो देते हो और लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करते हो तो अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देता है और तरक्की भी देता है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो, अगर आप उन लोगों को तंग करेंगे, टाइम पे नहीं जाएंगे, लेट जाएंगे वहाँ के लोगों को, क्योंकि एक इंसान अगर टाइम पे नहीं पहुँचता तो उसकी वजह से 6 से 7 8 लोग जो है वो सफ़र करते हैं। तो एक वजह ये भी है। तो ये कुछ मिली जुली वजूहात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ का ये जो 12 साल का मेरा सफ़र है जिसमें मैंने 12 साल स्ट्रगल की, इस 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं अपने शूट पे टाइम पे नहीं पहुंची या मुझे थोड़ा सा लेट हो गया शूट पे या कोई प्रॉब्लम हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है बहुत ज़्यादा और अल्लाह ने उसी के साथ बहुत तरक्की भी दी है, बहुत इज़्ज़त भी दी है और अल्लाह और भी देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम आपको बताते चले मेरे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। गेस्ट हमारे ब्रेक के बाद आएंगे, पर उससे पहले जो है मैं आपसे थोड़ी सी आज गुफ्तगू करने का मेरा दिल था कि मैं आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूं, बहुत सारी बातें करूं, दिल की बातें करूं। कहते हैं ना कभी कभी आपके अपने घर में जो फैमिली होती है उनसे भी आपका दिल करता है कि दिल की बातें करें, इसी तरह आप लोग मेरी फैमिली है तो मेरा दिल करता है कभी कभी मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ। तो और एक चीज़ और कि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे और आप अगर कॉल करना चाहें तो उसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ मेरे गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पीएसपी से उनका ताल्लुक है, फयाज खान। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अच्छा ये आपका। बताएं ये धरना कैसा रहा? हम भी आए, हमने भी कवरेज की, K21 ने भी दिखाया, तमाम चैनल्स ने दिखाया, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले या पश्तो बोलने वाले नहीं या कोई एक उससे नहीं थे, हर जुबान का बंदा आपको वहाँ मिल रहा था और वो जोश और जज्बे के साथ था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। बात तो आपने खुद देखा, ये तो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की मेहनत है और उनका दीन से लगाव है। और असल कौमी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे हकीकी मायनों में पाक सरजमीन पार्टी में नज़र आया, जिस वजह से आज मुझे भी तकरीबन 6 साल हो गए पाक सरजमीन पार्टी में। और यही खूबी है कि हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये नज़रिया दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं और जो हमारा दीन कहता है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करनी है, तो वो उस नज़रिए पर गामजन होकर पाक सरजमीन पार्टी ये काम कर रही है। धरना आपने खुद देखा और हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का अल्लाह पे तवक्ल और अल्लाह पे उम्मीद की वजह से हमारा धरना कामयाब हुआ और हमारे जो मुतालबात थे वो हुकूमत सिंध ने माने, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो
पाक सरजमीन पार्टी अपने लिए मांग रही हो, उसमें जितने भी हमारे मुतालबात थे उसका ताल्लुक एक आम गरीब आदमी से था, जी। एक आम इंसान से था, कि हमने यही चीज़ हुकूमत से मांगी कि एक आम आदमी को उसकी गली में बाइख्तियार कर दिया जाए। जिस तरीके से आज आप जिन महज़ब मुआशरों की मिसालें देते हैं, आप जहाँ से पढ़ कर आए हुए हैं, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से जिस तरीके से उन मुल्कों ने तरक्की की है, उस वही निज़ाम, उसी तरीके का निज़ाम हमें अपनी गलियों में चाहिए। तो ये चीज़ें थी, तो अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। आपने खुद देखा, मीडिया ने माशाल्लाह दिखाया। मैं उस दिन, आपके कैमरा मैन थे, वो पूछने लग गए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किस चैनल के थे, वो पूछने लग गए, बोला भाई जब, क्योंकि एक प्रॉपर जब पुलिस वहाँ की इंतजामिया ने जब सुने वो, तो वो भी कारकुन बन गए हमारे। जो मुस्तफ़ा भाई की स्पीच, जो मुस्तफ़ा भाई का नज़रिया उन्होंने सुना, तो वो भी बोलने लगे कि यार ये बातें तो कोई लीडर इस टाइम पाकिस्तान में नहीं कर रहा जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई कर रहे हैं। और आपने देखा कि ये आज जिस तरीके से जो हमारे मुखालफीन हैं, ये बातें मुस्तफ़ा कमाल भाई 2017 से करते हुए आ रहे हैं। 2017 से उस टाइम मजाक उड़ाया जाता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मुल्की सियासत का जो तर्ज अमल है वो इसी तरीके से रहा है कि आवाम को अपने बुनियादी हकूक़ के बारे में उन्होंने आगाही फराहम नहीं की। आवाम को सिर्फ इन्हीं मसाइल के अंदर उलझा के रखा कि आप महाजिर हो, आप सिंधी हो, आप पठान हो, आप देवबंदी हो, आप बरेलवी हो, आप अहले तशी हो। तो ये चीज़ जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आके बताई कि भाई आप सबसे पहले इंसान हो, उसके बाद मुसलमान हो। तो जो चीज़ एक इंसान की ज़रूरत है, वो चीज़ पाकिस्तान में रहने वाली हर कौमों की ज़रूरत है। बिल्कुल। पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, सफाई के मसाइल, और तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल। अब मुझे अक्सर तनकीद करते हैं हमारे मुखालफीन के, भाई आप ये बताएं कि आप महंगाई के बारे में तो आवाज़ नहीं उठा रहे। तो उस पे हमारी पार्टी के, भाई इसका ताल्लुक बराह रास्त महंगाई से, कि अगर एक आम आदमी को उसके मोहल्ले में, उसके स्कूलों में उनके बच्चों के लिए मियारी तालीम मिलेगी जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो उससे उसके घर के अखराजात में कमी वाक़ई होगी। बिल्कुल। अगर उसको बुनियादी सेहत की अच्छी सहूलियात मिलेंगी, तो उससे उसके अखराजात में बुनियादी कमी महसूस होगी। सेवरेज के मसाइल हैं, इस तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं जो रियासत की बराह रास्त जिम्मेदारी होती है, तो उस पर ही पाक सरजमीन पार्टी का फोकस है और वो काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपसे पहले जमात इस्लामी भी धरने पे थी और फिर उन्हें भी ये कहा गया कि आप धरने से उठ जाएं, सारी चीज़ें मान ली गई, तो उनके साथ क्या हुआ था, ऐसा ज़रा थोड़ा उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं देखा कि कोई लीडर और उस पार्टी का चेयरमैन वो गया हो दूसरी पार्टी के धरने में, उसके एहतजाज में, और उन्होंने ये पेशकश की हो कि भाई अगर आप चाहें तो हम आपका झंडा पकड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात बड़ी होती है बात एक है। पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के लिए ये बात कहना, क्योंकि हमारी पार्टी का नज़रिया ही लोगों के मसाइल को कम करना है, ख़त्म करना है। तो उस हवाले से अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई वहाँ गए। उन्होंने उनसे बोला कि भाई आप जो हैं, हम आपके एहतजाज को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, आप हमें आवाज़ दें, आप हमें बोलें, तो हम आपकी पार्टी का झंडा पकड़ने। अब वो असल में यहाँ पे अमूमन सियासत की जाती है पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं नहीं समझता कि इखलास की बुनियाद पे सियासत करते हैं लोग। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से वो जमात इस्लामी का धरना चला 28 दिन, और जो उनके मुआहदे थे वो भी मीडिया के सामने नहीं आए। जी। धरना कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, उससे एक आम आदमी ला इल्म है। पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी तो उस पर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, उससे आपको क्या नजर आ रहा वो था? तो पूरे पाकिस्तानियों ने देखी है, उससे तो ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि भाई उन्होंने बोला कि अब पीएसपी ने कॉल दे दी है, 30 तारीख को ये आ जाएंगे, तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो उसमें उन्होंने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया। जो प्रेशर बिल्डअप करना था हुकूमत के ऊपर वो नहीं किया, बस एक आम आदमी को यही तासुर गया कि उन्होंने अपनी शायद जान छुड़ाई है। तो इस हवाले से बाकी हमने जो धरने में बातें रखी थी, जी। और वो 100% आवाम के लिए थी। अब एक जब बात आप हक सच की करते हैं, तो जी। उसमें मैं नहीं समझता कि आपके जो मुखालफीन हैं
वो उससे डिसएग्री करें, उसमें हम अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। ठीक है जी, ठीक। तो इस वजह इस से पे अभी हम और बात करते हैं। पीटीआई से हमें कॉल पे ज्वाइन किया इरफानुल्लाह साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ आज पीएसपी से मौजूद है फयाज खान, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो देखें, पीएसपी वाले जो भी अगर कर रहे हैं, मैं इनको एक बात तो अप्रिशिएट करूंगा कि जो कराची का मुकदमा है, ये जो सिंध गवर्नमेंट ने काला कानून और हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो प्लान बनाया हुआ है, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हर किसी को जो कराची में रहते हैं या कराची में बसते हैं, जो कराची को ओन करते हैं, इसी तरह जैसे हमें कराची ने 28 हमें एमपीएस दिए, 14 एमएनएस दिए कराची ने, तो कराची का मुकदमा तो हम भी बिल्कुल कहते हैं कि कराची का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, और हम उस हिसाब से बिल्कुल अपने भरपूर उसमें असेंबली के अंदर भी इनसे लड़ रहे हैं, असेंबली के बाहर भी और अदालतों में भी। और अभी रिसेंटली देखे अदालतों के भी फैसले आ गए, ये बिल्कुल गलत कानून है और गलत समझ पे जा रहे हैं। तो वो देखें, ये सिंध पीपल्स पार्टी का तो वतीरा बन गया है। ये जिस तरह ये चाहते हैं कि इनके वडेरे, इन्होंने अपने जो गुलामों को और जिस तरह उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ये चाहते हैं कि कराची के लोग भी हमारे कंट्रोल में आ जाएं और किसी तरीके से मतलब बिल्कुल ही वडेरा शाही नाफिज कर दी जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची है, ये जो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये कभी होगा नहीं इंशाल्लाह। और कराची एक पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। ये असल में वो लूट कसूट चाहते हैं कि जो इन्होंने सिंध का हाल किया हुआ है वही यहाँ भी हाल करे। कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही उसकी गवर्नमेंट आई, इमरान खान ने मतलब 1100 अरब का पैकेज दिया कराची के लिए, जिसकी वाज़ेह मिसाल मैं दे दूं कि 18वीं तरमीम के होने के बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन बस इनको दे दी और चला के दे दी। उनकी बसें आज तक उनके मतलब तकरीरों में ही तक रह गई हैं, और लास्ट डेट 31 जनवरी इन्होंने दी थी कि जी हमारी मिनिमम 50 बसें आ जाएंगी। तो वो 50 बसें भी उनकी मेरे ख्याल में नहीं आई। फरवरी शुरू हो चुका है और वो वही ऐलानात, वही बातें उन्होंने करनी है, और कराची का उन्होंने कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में बिल्कुल मुस्तहकम खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे मजीद कराची की तरक्की के लिए हम दिन ब दिन काम करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ दो सवाल आपके लिए। एक तो कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब जो भी घर से बाहर जाता है उसको एक खौफ होता है कि वापस जब आऊंगा तो पता नहीं आऊंगा भी या नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो जो चीजें साथ लेके जा रहा हूँ वो वापस वहां बाहर दे के आऊंगा या नहीं। एक सवाल तो मेरा ये, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के लोग पीटीआई को बड़े एक पहले तो देखते थे बड़े उम्मीद से कि शायद कुछ नया होगा, पर जितनी महंगाई होगी उस महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिन ब दिन बढ़ रही है, आगे क्या असरात है? आगे क्या आपको लगता है कि ये महंगाई और बढ़ेगी या पीटीआई जो है वो महंगाई पे काबू कर लेगी? देखिए, हमारे प्राइम सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रेचिंग जो हो रही है सिंध में, यही इनकी फेलियर है सिंध गवर्नमेंट का। वैसे तो कहते हैं जी 18वीं तरमीम है, हमने सब कुछ कंट्रोल करना है जी। अगर 18वीं तरमीम उनकी है तो ये भाई ये दिन ब दिन कराची के लॉ एंड ऑर्डर जो मसले हो रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल करेगा? इन ऐसी चीजों पे आके बंद कर देते हैं फौरन। तो लिहाजा ये इंशाल्लाह ताला इनकी अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सिंध में भी अभी 27 फरवरी को हमने घोटकी से कराची का एक मार्च अनाउंस किया है। ये लोग कह रहे हैं जी हम कराची से इस्लामाबाद जाएंगे, हम घोटकी से कराची जा रहे हैं। आप देखिएगा सिंध के लोगों की तादाद देखिएगा जो इनकी वडेरा शाही और जरदारी की बदमाशियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही झंडे तले ये जान इनकी छुटेगी और आगे वाली गवर्नमेंट भी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कीन है इस मसले पे कि महंगाई किसी तरीके से कम की जाए। देखिए बाकी मामलात में हमारा मुल्क बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल, जिस तरह 3 साल कोरोना आया और कोरोना में मसले मसाइल पूरी दुनिया में हुए, उससे बढ़कर उससे मतलब बेहतर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को संभाला, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है इमरान खान के साथ। ये हर मुश्किल वक्त में वो सुरखरू हो जाते हैं। आप देखें इन 3 सालों में रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट हुई, इन 3 सालों में रिकॉर्ड हमारे रेमिटेंस बाहर से आए, इन 3 सालों में हमने रिकॉर्ड दरख्त उगा के दिए पाकिस्तान के लिए जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। इन 3 सालों में रिकॉर्ड लोग मतलब सियाहत के लिए लोग घरों से बाहर निकले।
इन 3 सालों में आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई, इन 3 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई, इन 3 सालों में सैमसंग मोबाइल, सैमसंग टीवी स्क्रीनें पाकिस्तान में बनना शुरू हो बिल्कुल। गई। इन 3 सालों में गाड़ियों के रेट कहाँ गए? इन 3 सालों में टैक्स कितने बढ़े? इन 3 सालों में आप ये बताएं कि महंगाई कहाँ तक पहुंची? और इन 3 सालों में कराची ने कितनी तरक्की की और शहरों ने कितनी तरक्की की? और इन 3 सालों में इस महंगाई की वजह से कितनी माओं की गोदें उजड़ी हैं, कितने लोगों ने इस महंगाई की वजह से जो है खुदकुशी की है? इन 3 सालों में जो आपने वादा किया था घर देने का और नौकरियां देने का, इन 3 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं? वो भी जवाब आज पीटीआई वाले जरूर दें। इन 3 सालों में जितनी नौकरियां हम दे रहे हैं, आप इन 3 सालों में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोविड के दौरान भी इतना उन्होंने काम किया कि आप सरिया और सीमेंट के रेट देखे कहाँ चले गए, क्योंकि उनकी खपत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनके मतलब डिमांड इतनी हो गई थी कि उन्होंने रेट अपने बढ़ाने पड़ गए उनको, क्योंकि सप्लाई। तो इसी तरह लेबर का कितना काम हुआ, आप जगह जगह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर रही है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये 3 सालों की बात जो कर रही है, दुनिया का हाल देखें, दुनिया में कितनी महंगाई हो गई है, हमारे मुल्क में तो फिर भी हमने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, और आने वाले 3 महीनों में आप मुझे बताएं, दुनिया में जब टैक्स पे किया जाता है तो रिटर्न में अगर कोई बेघर होता है या कोई अपने घर का रेंट नहीं दे सकता या भूखा होता है, तो क्या उसके दरवाजे तक राशन नहीं जाता, या वो बेघर होके सड़कों पे आ जाता है, या वो फांसियां लगाता है, या उसके बच्चों को अच्छी मेरा सवाल सुने, या उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, या उसके बच्चों को इस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर जो है धक्के खाने पड़ते हैं। और अगर हम दूसरे मुमालिक का, पाकिस्तान से बाहर की अगर हम बात करते हैं, तो फिर हम इन चीजों को भी मद्देनजर रखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें वापस क्या मिल रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत हमें क्या दे रही है? पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, इससे पहले क्या होता था कि हम 70-70 हजार का कहा जाता था कि हर पाकिस्तानी कर्जदार है। इमरान खान की हुकूमत ने हर खानदान को 10 लाख का वो मालिक बना दिया है, हेल्थ कार्ड दिया, 10 लाख की आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, किसी किस्म का अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। आपके हम ये नौजवान प्रोग्राम में लाखों लोगों को कर्जा दिया जा रहा है, बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। हेल्थ कार्ड से मुझे ये बताइएगा इरफान उल्लाह साहब, हेल्थ कार्ड की आपने बात की, अगर तो हमारे जो मिडिल क्लास गरीब आवाम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर वो धक्के खा रही होती है, उनके पास अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवाना है तो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या सूरत हाल है? ये एक कराची शहर की बात नहीं कर रही, मैं हर शहर की बात कर रही हूँ। हेल्थ कार्ड देने से पहले मेरे ख्याल से इन चीजों को पहले फोकस करना चाहिए था, या फिर पहले हेल्थ कार्ड को? देखिए उन चीजों को फोकस बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन उस पर टाइम लगता ना, तो इसी वजह से जितने भी हर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको हमने उसके साथ मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया है कि आप हेल्थ कार्ड में जाके बजाय सरकारी अस्पतालों की लाइनों में लगे, आप गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और अच्छा इलाज करवाएं। ये तो लोग बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं इस चीजों में। मतलब इसका मकसद है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट खुद अपनी आवाम को बोल रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप गवर्नमेंट को छोड़ दें, क्योंकि हम उस लेवल पे जाके काम नहीं कर सकते। ठीक है जी जी। गवर्नमेंट ही ने तो फैसिलिटेट किया है इस चीज में। आप देखें, पहले लोगों को ये जो हम घरों के लिए कर्जा दे रहे हैं, पहली दफा ये बैंकों वाले तो बेचारे गरीब आवाम को तो बिल भरने के लिए भी बाहर काउंटर बनाते थे बैंक के बाहर। ठीक है जी इरफान उल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ब्रेक है, हम अब जाएंगे ब्रेक पे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो इरफान उल्लाह साहब से बात हुई, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जो मैंने सवाल किए और जिस तरह उन्होंने एक जवाब दिया, और एक जवाब मेरा दिल को बड़ा ज़्यादा लग गया, मतलब सारे ही लगे पर एक तो कुछ ज़्यादा लग गया। और उसकी वजह ये थी कि सरिये और इन चीज़ों के आप देखें रेट कहाँ चले गए हैं। अब मतलब जो गरीब बंदा बेचारा एक अपना कमरा अफोर्ड कर सकता था बनाना, तो गरीब को और दबा दिया गया कि यानी
कि तू एक कमरा भी अपनी बना सकता, रेट इतने ज्यादा चले गए। इसको मैं पॉजिटिव लूं बात को या नेगेटिव लूं? मैं तो आपको यहाँ पे असल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मैं जब इमरान खान की स्पीच सुनता था ना, कि जब वो अपनी बातों में शुरू करते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो वो बड़ा मुतासिर कुन जुमला होता था कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उनके लिए। तो जब इन्होंने आते ही बात की कि रियासत मदीना का क़याम की बुनियाद में रखने जा रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये बातें आई कि अब शायद पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा, यहाँ पे चोरों के और लुटेरों के हाथ काटे जाएंगे, यहाँ पे ज़कात का एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम पैदा होगा कि लोगों के ऊपर जो ये बेजा टैक्सों का निज़ाम है। टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं आप? टैक्स इसलिए वसूल करते हैं अपने शहरी से कि उस टैक्स की मद में अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को सहूलियात फराहम की जाए। अब अलमिया ये है कि इस्लाम एक खूबसूरत आपको निज़ाम देता है ज़कात की सूरत में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के ये समझाऊंगा कि टैक्स देने वाले लोगों की शरह आज भी 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 20-22 लाख से ज़्यादा नहीं है, जो मेरे पास फिगर है। अब आप अगर देखें तो एक आम आदमी जब रमज़ान का महीना आता है तो एक आम आदमी भी ज़कात देता है। ये इतना खूबसूरत निज़ाम है जो इस्लाम की तरफ से इंसानों को दिया गया है कि वो आप उस निज़ाम के तहत, क्योंकि रियासत के पास इदारे होते हैं, रियासत को पता होता है, वो बात फिर वो आ जाएगी कि गली के काउंसलर को पता होगा कि मेरी गली के अंदर कितने लोग मुस्तहिकीन हैं, वो उस मैकेनिज्म के तहत ज्यादा हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर सकती है। तो हमने यही उम्मीद रखी थी कि इमरान खान को इस तरीके के इकदाम करेंगे, मगर ये जो इरफानुल्लाह साहब ने जिन जिन बातों को पॉइंट आउट किया, तो इससे तो पूरे पाकिस्तान के पूरी आवाम वाकिफ है। मुझे आप बताएं, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं उसका फायदा किन लोगों को हुआ? वो माफियाज थे, ये जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, या जिनकी इदारे हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि भाई आपका मुल्क गरीब है, आपने इतने कर्जे ले लिए, अभी ये बता रहे हैं जब 10,000, खुद अपने मुंह से बोला कि आज एक आम आदमी पे कितना कर्जा है, 10,000 की बात आपने की। आज एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है 2 लाख रुपया उसके ऊपर कर्जा है जब वो पैदा हो रहा है। तो भाई ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने आते हुए कहा कि भाई ये जो गवर्नर हाउसेज हैं, जो ऐवान सदर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउसेज हैं, आते ही इन्होंने गाड़ियां सेल कर दी, भैंसें भी बेच दी, फिर वो भैंसें दोबारा रख ली, फिर पता नहीं क्या क्या मामलात किए। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम को जो इमरान खान की शक्ल में अजाब से दो चार हैं, वो अंधी तकलीद उसका वो वजह है। अगर अवाम ये समझते कि भाई आप बात कर रहे हैं, अब देखें ना, वो उसकी रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इदारे की कि पाकिस्तान में करप्शन का रेशो क्या हो गया जी। यानी कि वो नवाज शरीफ पहले वो पता नहीं 26वें दर्जे में था, तो आज पता नहीं 45वें दर्जे में डबल हो गया। आप आज चले जाएं तो करप्शन के रेट भी डबल हो गए। तो वो ये चीज साबित कर देती है कि भाई कि जो हमारे रियासत का सरबराह है उसको कोई फिक्र नहीं है। उसका बेसिक मकसद इमरान खान का मेरी नज़र में इक़्तिदार का हसूल है। उन्होंने एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। अब ये 10 लाख रुपए ये लंगर खाने, आप मुझे बताएं कि ये इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करने के मुतरादिफ है। अच्छा, ये सेहत कार्ड पे आप क्या कहेंगे? इन्होंने सेहत कार्ड की बात, अब सेहत कार्ड ये बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों को इन्होंने सेहत कार्ड दे दिए 10 लाख। अब उसका रेशो निकाले कि वो कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो भाई एक बंदा ये, अब आप देखेंगे ना जब इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर ये कितना बड़ा स्कैंडल निकलेगा सेहत कार्ड की भी आड़ में, जो ये बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से आप अपना इलाज करवाएं। तो भाई आप अपने जो सरकारी हॉस्पिटलों को तो पहले इस काबिल बना देते कि वो बेहतरीन काम कर रहे होते, बेहतरीन निजाम कर रहे। आपने शौकत खानम तो बनाया लोगों से चंदा लेके। तो हुकूमत के पास तो वसाइल होते हैं, हुकूमत का तो बेसिक काम ही यही होता है कि आप सेहत के, अब देखें ना फेडरल आप वफाक में, तो क्या आपकी हुकूमत जहां होगी आप वहीं सेहत का काम करेंगे? आपकी हुकूमत जहां होगी आप वहीं तालीम का काम करेंगे? अब पंजाब के हालात आप देख लें कि उस्मान बुज़दार की शक्ल में किस तरीके से नाअहल इंसान वो पंजाब में हुकूमत कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि
हम किसके पीछे लग के, यानी कि उनका क्या क्राइटेरिया है? इमरान अच्छा, खान का मैं क्या एक एक हैंडसम? सवाल, सॉरी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब बहुत मासूम है, उनको क्या सियासत करने नहीं आती है, या वो उनको लोग जिस तरह से चला रहे हैं उस तरह से चल रहे हैं? आपको, आप क्या समझते मैं हैं? तो ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान का जो बुनियादी मकसद था ना, वो इक़्तिदार का हसूल था। कि जिस तरीके से इमरान खान इनकलाबी बातें करते थे ना, कि मैं सब ठीक वो कर दूंगा, और वो तो हम कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। तो इमरान खान जैसे बताते थे ना कि भाई इस तरीके से वो कश्ती में लोग मर जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तानियों को ये चीज वाज़े तौर पे देखा है, कितने बड़े बड़े स्कैंडल हुए, कितने बड़े बड़े मामलात हुए। अब देखे ना सिंध में क्या हाल हो रहा है, वहां पे वफाक क्यों एक्शन नहीं ले रहा, इमरान खान क्यों एक्शन नहीं ले रहा? क्योंकि सिंध हुकूमत ही बेसिकली फेडरल इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अवाम होश के नाखून ले, और वो अपने बुनियादी राइट्स के बारे में ऐसी लीडरशिप का इंतखाब करें कि जो उनके बुनियादी ये मसले का हल क्या है। आज मुझे बताए ना कि अगर आप देखती हैं कि भाई मैं सबको छोड़ देते हैं कि सब ईमानदार होंगे। पीपल्स पार्टी ने 5 साल ये इस जमहूरी अदवार के अंदर 5 साल मुकम्मल किए। सूबे में भी उनकी हुकूमत रही, वफाक में भी उनकी हुकूमत रही। हालात नहीं बेहतर हुए। यानी अगर मसाइल 8 थे तो उनके जाते हुए मसाइल 16 हो गए। फिर नवाज शरीफ आ गए, हालात नहीं बेहतर हुए। फिर इमरान खान आ गए, हालात नहीं बेहतर हुए, बद से बदतरीन हो गए। मतलब बेहतर का लफ्ज ही निकल गया, बेहतर का इमरान खान लफ्ज सब बदतरीन हो जब गया। आए हाँ, इमरान तो खान फिर का बेहतर का तो लफ्ज ही निकल ये गया। देखना पड़ेगा ना कि 3 आपने टेस्ट कर लिए, तो वजह क्या है, रीजन क्या है? यही बात हमारी पार्टी कर रही है, सैयद मुस्तफा कमाल भाई कर रहे हैं कि भाई जब तक आपने बाइख्तियार कर दिया 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को, तो सूबों में वो वसाइल, वो पैसे अपने पास रख लिए रख वजीर लिए। आला ने और वजीरों ने अपने पास रख लिए। वो अपनी मर्जी से जहां उनका हल्का होता है वहां वो करते हैं, उसी में वो करप्शन करते हैं। जब तक एक आम आदमी को उसके पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे? अब एक मुझे पता है, मेरे मोहल्ले में इस काउंसलर के, इस चेयरमैन के फंड में करोड़ों रुपए आए हैं, जिससे उन्होंने मेरी तालीम के, मेरी सेहत के, तो मैं उसको ज्यादा आसानी से पकड़ सकता हूँ ना कि मैं वजीर आजम को जाके पकड़ूं, बिल्कुल वजीर ऐसे ही आला है, को ऐसे ही। पकड़ूं। तो ये मैकेनिज्म तो पूरी दुनिया में 300 साल 200 साल हो गए, और इसी बुनियाद पे आप उनकी हिस्ट्री देखें ना, क्योंकि उन्होंने मैं कैसे अपने तरक्की की। काउंसलर तक तो पहुंच सकती हूँ ना, उतनी तो रसाई है मेरी। अब उससे ऊपर मेरी रसाई नहीं है। अब आप आम इंसान अगर उसके एरिया का कोई मसला है, उसके गली का कोई मसला है, तो वो क्या काउंसलर से ऊपर जा सकता है? मतलब बिल्कुल ये सोचने वाली बात बिल्कुल, है। ये बात हम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई 2016 से 2017 में उन्होंने इसके लिए बाकायदा वो एहतजाज का ऐलान किया, धरना दिया प्रेस क्लब पे। हम एहतजाज के लिए लॉन्ग मार्च किया, बदतरीन तशद्दुद हम लोगों, हमारे कारकुनों के ऊपर हुआ, गिरफ्तारियां हुई। तो ये 2017 से हम ये बात बता रहे हैं। हम असल में यहाँ देखा जाता है कि कौन कह रहा है, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि क्या कह रहा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, तो अब जो हमने धरना दिया कि हमारी पार्टी हुकूमत में, हमारे पास तो कोई हम अब उसमें नुकात क्या है, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं? इखलाकी तौर पर देखें, सबसे जो बड़ी चीज होती है ना, वो किरदार होता है। अगर आज मुस्तफ़ा कमाल भाई को हम सपोर्ट करते हैं तो उनके किरदार की वजह से करते हैं कि हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी देखी, और उसके बाद जब देखा कि वो हुकूमत में नहीं रहे और वो चले गए, और फिर वो आए, जिस तरीके से उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए, यहाँ पे एक जो मजबूत राह का तसल्लुत था, उनके खिलाफ उन्होंने कलमा हक बुलंद किया, और लोगों को ये शऊर फराम किया कि भाई ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब आपको एक, आप देखें ना, क्या एक आम आदमी, आप देखें उसकी क्या जिंदगी है बेचारे की। पानी वो खरीद के पी रहा है। कराची की बात कर लेते हैं, क्या पानी टैंकर के जरिए लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है? इसका मतलब है पानी है, जो एक चीज अवेलेबल है तो आप खरीद रहे हैं ना उसको। तो अब वो उसके ऊपर हाइड्रेंट बने हुए। अच्छा, हॉस्पिटलों में चले जाएं, जब तक आपके पास सिफारिश नहीं है आप सरकारी हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवा सकते। और आप देख लें लोगों के क्या हालात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब लोग भाई खुदारा अकल के नाखून लें, और हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का साथ दें, और
इस जिल्लत के और इस जहालत के निज़ाम से निकलें। अब आगे आपको कराची क्या नजर आ रहा है? कराची किस तरह का कराची होगा अब इस धरने के बाद? अब क्या नजर आ रहा है? देखें, अभी तो उन्होंने जो हमारे मुतालबात थे उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि 11 से 18 तारीख के दरमियान हम लोग जितनी भी हमारे उसमें नकात थे, यानी कि उसमें उन्होंने एग्री किया, उन्होंने बताया, उनको गाइड किया बाकायदा। हमने उनसे डिबेट की कि पाँच हमारे बाकायदा मीटिंग्स हुई 5-5 घंटे की। तो उसमें हमने उनको कायल किया कि भाई आप इस तरीके से जो 18वीं तरमीम के जो समरात हैं वो सूबत को वफाक से मिल गए हैं, तो हम जो निचली सतह पे लोग हैं उन तक ये समरात नहीं पहुंच रहे। तो आपको उनके लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई मेयर रह चुके हैं इस कराची शहर के, उनको तमाम चीज़ों का इल्म है। अब लाजमी सी बात है ना कि आपका एक इदारा है, आप जिस पोजीशन में बैठे हुए होते हैं तो आपको उसकी अच्छाई और बुराई की चीज़ों का मालूम होता है। और उन्होंने अपनी मेयरशिप में बेहतरीन इकदामात किए आपके सामने कि उनके दौर के अलावा अब कराची में आज देख लें कितना अरसा हो गया, 10 साल हो गए, तो क्या काम हुआ है कराची में? हाँ, मतलब वही जो क्या काम उस टाइम पे हुआ है वही याद किया जाता है। नेमतुल्लाह खान साहब के बारे में भी जमात जिस तरीके से अच्छा, अभी भी जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो लोग मुझे देख रहे होंगे फिर ये भी बात होगी कि नहीं नहीं ये सड़क बना था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो 2 महीने बाद जाके उन सड़कों की हाल देखे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो किस तरह से काम करता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह से काम हो रहा है। 2 महीने बाद वही सड़क इस तरह से होती है जैसे ये 50 साल पहले बनी थी। यानी वही बात आ गई ना कि भाई जब एक आम आदमी को अभी क्या, किसको क्या पता है कि अब मुझे बताएं कि इतना अरसा गुजर गया, 70 साल में यही निज़ाम राइज है, उस निज़ाम को ठीक करने के लिए हमारी हुकूमतों ने क्या इकदामात किए? बस वो एक ट्रक की बत्ती है कि एमएनए बनेगा, एमपी बनेगा। आप आज देख लेना, आज भी एमएनए के बगैर आपके गरीब आदमी के साथ जो ज्यादती हो जाए उसकी एफआईआर नहीं होती। मीडिया कोई हाईलाइट कर देता है किसी वाक़े को तो वो फौरन दौड़े लग जाती हैं, परेशानियां बन जाती हैं, तो वो एक गरीब आदमी की सुनवाई हो जाती है। इसके अलावा तो आप देख लें कि हमारे मुल्क का क्या निज़ाम है, अदल का निज़ाम कैसा है, सेहत का निज़ाम कैसा है। बिल्कुल। अब हमारे पास एक ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं जी नाजरीन, कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ। पहले भी महंगाई पे धरना हुआ, अब मुझे बताएं, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कराची वालों के लिए, और उम्मीद भी है और अब एक खुशी की लहर भी है कि अब हमारा कोई मसला होगा तो हम अपने काउंसलर के पास जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे मसले हल होंगे, हमारे इलाके बड़े अच्छे हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं, एक बड़ा मसला है महंगाई का, तो उसके बारे में सोचा कि अगला धरना उसके लिए दिया जाएगा ताकि अब महंगाई जो है या तो रुक जाए या कम हो जाए, कम नहीं भी हो रही तो रुक जाए ताकि आगे बढ़े ना। असल में ना फिर वही बात आती है कि महंगाई का भी ताल्लुक, यानी कि जब मुकामी हुकूमतें बाइख्तियार होती हैं, हाँ। अब यहाँ पे जखीरा अंदोजी बहुत बड़े बड़े माफियाज काम कर रहे हैं, उनको सजा ना होना। अब मुझे आप बताएं ना कि वो अभी आपने पिछले दिनों वो स्कैंडल सुना होगा कि वो करोड़ों रुपए निकले हैं एक 18 ग्रेड के अफसर से जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में उसमें था, यानी कि जिनका ताल्लुक ही नहीं मुकामी। तो अब करप्शन का अब अंदाजा देखें ना कि करोड़ों रुपया उन सरकारी एहलकारों के पास से निकल रहा है। अब उनको जब तक सजा नहीं होगी, जब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा जिसकी बुनियाद में इदारे हमारे बाख्तियार होंगे, अब यहाँ पे तो उन्हीं लोगों के लिए सजाएं और जजाएं जो आपके सियासी मुखालफिन होते हैं। अब जब तक इस तरीके के कवानीन नहीं आएंगे तो आप करप्शन को कैसे रोकेंगे? जब आप करप्शन नहीं रोक सकेंगे तो आप महंगाई को नहीं रोक सकते। तो मेरा ये मानना है कि अवाम को ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए कि जो बाकिरदार हों, जिनके ऊपर इस तरीके के कोई इल्ज़ामात हों और वो अवाम की इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करते हों, और वही अवाम को इन महंगाई के तूफ़ानों से और इन बद इंतज़ामियों से निकाल सकते हैं। तो अवाम का काम है कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें
जो उनके महंगाई के मामलात को, सेहत के मामलात को, तालीम के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हल करने की सलाहियत रखते हो। नहीं, हम लोग जब जैसे अभी मैंने इरफानुल्लाह साहब से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि महंगाई तो यानी दुनिया भर में हो रही है। फिर उनको मैंने जवाब भी दिया, पर आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई तो दुनिया भर में, मैं आपको बताऊं ना कि वो दुनिया भर में, तो अगर महंगाई हो रही है तो उनकी करेंसी आप देखें, वही आपने उनको जवाब भी दिया कि दुनिया भर में जो महंगाई होती है तो वहाँ की हुकूमतें आवाम को फैसिलिटेट भी करते हैं। आपके यहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग जाके बैरून मुल्क यूरोप कंट्रीज में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वो इसी वजह से करते हैं कि वहाँ पे उनको पता है कि वहाँ हम पहुँच जाएंगे, वहाँ पे हमें हमारे राइट्स मिलेंगे। वो तो नहीं पूछते। अब आप यहाँ देखें, हम यहाँ पे बंगालियों के मसाइल आज तक उसी तरीके से हैं, लोग जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को क्राइम क्यों बढ़ रहा है? जब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक कैमरामैन मिला, हमने खैमे लगाए हुए थे, शायद आपने देखे हैं, वो आखिरी दिन में ना जब हमने बोला कि अब धरना तवील होगा, तो एक कैमरामैन आ गया, वो उससे बातचीत हुई हमारी, तो वो बोल रहा है कि फयाज भाई हम ना एक दो सोच रहे हैं कि खैमे ले लें। मैंने बोला क्यों? बोला भाई 40,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 25,000 रुपये मैं रेंट देता हूँ, 5,000 रुपये मैं स्कूलों की फीस देता हूँ बच्चों की अपने, 5,000 रुपये। अब मुझे आप बताएं 5,000 रुपये में मैं कैसे गुजारा करूं? बोल रहा है मैं कम से कम ये खैमे में लगा के कम से कम मेरे वो 25,000 रुपये तो बचेंगे। वो एक पढ़ा लिखा आदमी जब इस तरीके की बात कर रहा है तो आप सोचें कि वो तो चलो उसका माइंड यहाँ पे काम कर रहा है कि मैं खैमे लेके वो मेरे 25,000 रुपये तो रेंट के, सेहत कार्ड दे रहे हैं और हम लोग सेहत कार्ड दे रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब महंगाई, जब लोगों, आप इतनी महंगाई करते जाएंगे और लोगों के जो तनख्वाहें वो बढ़ेगी नहीं, महंगाई से एक आम आदमी फिर खुदकुशी करेगा या तो लूटमार करेगा, इसके अलावा उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? तो भाई ये सारी जिम्मेदारी हमारे रियासत की है कि वो ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाएं सख्त से सख्त। अब चाइना किस मैकेनिज्म के तहत तरक्की कर गया, वहाँ पे क्या मामला थे? वहाँ पे भाई करप्शन के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की जीरो, यानी कि उसके ऊपर वो है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को इमरान खान की शक्ल में बड़ी उम्मीदें थी, तो अब उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए और ऐसे हुक्मरानों का इंतखाब करना चाहिए, ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो अपनी बात पे उनकी सच्चाई हो, ईमानदारी हो और वो हुकूमती मामलात को चलाने के अहल हो। अब इमरान खान का क्राइटेरिया लोगों को समझ किस बुनियाद पे कि वो हैंडसम है? मुझे बताया ना कि 16 साल के बाद उन्होंने कभी अपनी जेब में हाथ नहीं डाला होगा। नहीं, हैंडसम तो हमारे मुस्तफा कमाल और बिलावल भी है। नहीं अगर उस बिना पे करें तो थोड़ा नजर इधर भी घुमा ले। देखिए मेरी बात सुने, मुस्तफा कमाल कि क्या वो है, आप मुझे सीवी है, मुझे बताया ना, आप सीवी देखें ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी सीवी देखते हैं ना कि ये डॉक्टर भाई किस तरीके से, कहाँ से इसने पढ़ा हुआ है, कहाँ से तालीम ली हुई। अब मुस्तफा कमाल, हम पागल है कि इतनी हुकूमती पार्टियां हैं और छोड़ के हम सैयद मुस्तफा कमाल भाई के पीछे चल रहे हैं, तो उसकी कोई वजह होगी ना कि हमने उनको देखा कि 300 अरब रुपए उन्होंने अपने दौरे निजामत में इस कराची शहर में लगाए। अब वो चले गए, 2016 में वो वापस आए, सबसे पहले उनके खिलाफ उन्होंने बात की कि जो यहाँ के मुकामी हुकूमतों पे फाइज थे, यानी कि मेयर था एमक्यूएम का, उनके कायद के खिलाफ उन्होंने बात की। तो वो निकाल के ले आते ना कि भाई आप किस बुनियाद पे बात कर रहे हो, आपने तो खुद इतनी वो नहीं ला सके कुछ चीज निकाल के। उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के मातहत चल रहे हैं एंटी करप्शन के इदारे, वो कोई करप्शन की फाइल निकाल के ले आते ना। उन्होंने पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, भाई वो ले आते ना मुस्तफा कमाल भाई के। देखे किरदार तयन करता है। फिर उन्होंने अपनी सलाहियतों के जरिए लोगों को काम करके दिखाया कि एक हुकूमती ऑफिस को किस तरीके से लेकर चलना है, लोगों के मामलात किस तरीके से हल करने हैं। अब देखे ना, पीएसपी का आपने आइन पढ़े, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं, आप वो इम्प्लीमेंट कर दें, ऑटोमेटिकली लोगों को उसके समरात पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अभी हमने जो मुतालबात किए हैं उसमें पीएसपी सैयद मुस्तफा कमाल भाई ने अपने लिए क्या मांगा है, या अपनी पार्टियों के, और इससे पहले जितने भी धरने होते रहे हैं, आपको इस चीज का इल्म है कि वो कैसे बार्गेनिंग होती है, कैसे धरने खत्म होते हैं। हमने तो 100% अवाम के लिए तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर हम इनके मुतालबात नहीं मानते तो हम एक्सपोज होते हैं, तो उनको वो मुतालबात मानने पड़े। और इसमें अल्लाह की मदद और हमारे सैयद मुस्तफा कमाल भाई का अल्लाह पे तवक्कुल की बुनियाद पे अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली
और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने आके बताया और वो उस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा कि जिस तरह से और शहर अगर आप देखें पाकिस्तान का, कि जो दूसरे शहर हैं वहाँ अगर आप चीनी, आटा, घी किसी के भी रेट देखें तो वो इतनी नहीं जितने कराची में है। तो मतलब कराची में चेक एंड बैलेंस नहीं है, रेट लिस्ट अगर आपको दी नहीं जाती, फिर जाके देखा नहीं जाता कि आया उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा, फिर वो खुद मुख्तार जो एक महंगाई होती है वो भी बढ़ रही है। असल में हुकूमती इदारे आपको नजर नहीं आते ना, ये तो हुकूमत का काम है। जब उन्हीं लोगों के पास से करोड़ों रुपया निकलेगा जिन्होंने ये चीजें चेक करनी है, तो आप मुझे बताएं ना, तो वो फिर वो किस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। महंगाई की रीजन ही यही होती है कि भाई आप के जो टैक्स, यानी कि जिस तरीके से हुकूमत आए दिन, अभी ये जो मिनी बजट लेकर आए पीटीआई वाले, तो जब कितना निकाल लेंगे पैसा उसमें से आप। अक्सरियत जो है वो तो हमारे मुल्क में गरीबों की है। आप एक मखसूस तबका है वो हुकूमतों में होता है जो टैक्स चोरी करता है, वो जो टैक्स नहीं देता वो असेंबलियों में होता है। जो वो कारोबारी लोग हैं तो लाजमी सी बात है जब वो टैक्स उनके ऊपर वो चीजें मंगवाते हैं या अपनी फैक्ट्रियों में बनाते हैं तो वो महंगी करते हैं तो फिर वो आवाम तक भी महंगी पहुंचते हैं। तो जो असल मगरमच्छ हैं जिनकी वजह से ये महंगाई है, जिनकी वजह से ये मामलात हैं, वो असेंबलियों में बैठे हुए। तो मेरा ये मानना है कि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर लोगों का काम है ना कि वो किसी पूछे कि भाई हम किस बुनियाद पे आपको एमपी मुंतखब करें, हम किस बुनियाद पे आपको वजीर आजम मुंतखब करें, आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करते। भाई मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसकी शराइत क्या होंगी, वो कैसे करेगा। मैं बिजली दे दूंगा, भाई बिजली कैसे बनाएगा, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। ये उनका काम नहीं है, ये मुकामी हुकूमतों का काम है भाई। और ये काम मैं बता रहा हूँ कि जिनकी मिसालें ये देते हैं इनको पता है कि यूरोप ने कैसे तरक्की की, चाइना ने कैसे तरक्की की, वो किस तरीके से कहां से कहां पहुंच गए, इनको पता है उन्होंने क्या किया है भाई। उन्होंने यही काम किया है कि लोगों को उनके वसाइल, सेहत के, तालीम के, यकसा निज़ाम तालीम है। हमारे यहाँ क्या है आप मुझे बताएं, हर स्कूल का एक अपना निसाब है, हर अस्पताल का एक अपना क्राइटेरिया है। तो जब तक इन चीज़ों से लोग नहीं निकलेंगे तो जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लेके आए। अब ये जो सेगमेंट है इसका टाइम खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।